बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, 3-4 खबरें इंपॉर्टेंट हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा है कि किसी किस्म का कोई NRO अब मैं नहीं दूंगा, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि NRO दिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद कामयाब भी होगी और हमें कामयाबी हासिल होगी, और ये जो जाली निज़ाम है इसके खात्मे का वक्त करीब आ चुका है। और अब बाकायदा तौर पे तारीखें दी जा रही हैं, और अक्टूबर की तारीख आ चुकी है, दिसंबर की तारीख आ चुकी है, नवंबर की तारीख आ चुकी है, यानी अगले 4-5 महीनों के अंदर अंदर ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 5 महीने के अंदर अंदर मौजूदा जाली निज़ाम को खुदा हाफिज कह दिया जाएगा। मेरे पास ऐसी इत्तलाआत बिल्कुल मौजूद हैं कि जहां फैसले होने होते हैं वहां फैसले हो चुके हैं, और अब ये बात बड़े जोर शोर से कह दी गई है, एनफ इज एनफ। और ये बात किसी इंडिविजुअल की तरफ से नहीं कही जा रही, बल्कि ये एक इदारा जाती सोच है और एक कलेक्टिव विजडम है जो कि अप्लाई हो रहा है। और अब कलेक्टिव विजडम से जो रूगर्दानी करेगा और जो जिद और हट धर्मी का मुजाहरा करेगा, अब नुकसान उसका होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जब मौसम बहुत ज्यादा गर्मी हो, हबस हो, और लोग दुआएं कर रहे होते हैं कि बारिश हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए, तो उससे पहले बारिश होने से पहले कुछ तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं, आसमान पे बादल आ जाते हैं, गरज चमक होती है, फिर कहीं जाके बाराने रहमत बरसता है। तो वही सूरत हाल इस वक्त हमारे पाकिस्तान के सियासी माहौल में बनी हुई है। कुछ वाइब्स आ रही हैं, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, अदालतों की तरफ से बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं, और अदालतें जो हैं अब फाशिस्ट अप्रोच को, फस्तायत को तस्लीम नहीं कर रही। इसके बावजूद के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जाली हुकूमत, जो डिफेक्टो रूलर्स हैं, इनफैक्ट ये रूलर्स जायज़ नहीं है, ये हुक्मरान जायज़ नहीं है, नाजायज़ हुक्मरान है। और इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं तो अब अदालतें जो हैं, अदालती निज़ाम हमारा वो बिल्कुल हैंड्स अप किए हुए है, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और हाथ खड़े करवा दिए हैं, और इसलिए वो ये बातें नहीं मान रहे। तो कुछ खबरें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम आपको कुछ ये अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब कुछ तब्दीलियां आकर ही रहेंगी। इसीलिए जब हुकूमत के जाने की तारीखें आना शुरू हो जाएं, वो फिर 19-20 करके, 18-20 करके उस हुकूमत का चल चलाव होता है। इसीलिए शायद स्टॉक मार्केट जो है वो भी अब मंदे का रुझान है काफ़ी, और इकोनॉमी जो हमारी पहले से बदतर हो रही है। इस वक्त जो हमारे पास खबरें हैं, सबसे पहली खबर जो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे वो है ईरान में इस्माइल हानिया का जो कत्ल हुआ है। एक बहुत बड़ा वाक़या है, और ये शाज़ो नादरी ऐसा कभी होता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट हो किसी मुल्क में, और वहाँ पे गैर मुल्की मंदोबीन हो और बड़े बड़े अहम VVIP मंदोबीन हो, और उन पर हमला करके कोई तीसरा मुल्क कार्रवाई कर दे, या फिर किसी मेहमान का किसी मेज़बान मुल्क के अंदर कत्ल हो जाना। तो इसमें ईरान की तरफ बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं, और ईरान की लीडरशिप और ईरान की सिक्योरिटी और ये सारे का सारा निज़ाम जो है उस पर बहुत ज़्यादा शोर गोगा है, और ईरान मुश्किलात में है, ईरान जवाबदेह है इसमें। जो सूरत हाल इस वक्त सामने है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है बाकायदा तौर पे, और उन्होंने कहा कि जी जिस गेस्ट हाउस में इस्माइल हानिया को ठहराया गया था, इसमें खुफिया तौर पर इस गेस्ट हाउस में जो धमाका खेज मवाद है पहले से स्मगल करके पहुंचाया जा चुका था, और धमाका खेज मवाद के जरिए ही यह कत्ल हुआ है, और उसी गेस्ट हाउस में जहां पे इस्माइल हानिया मौजूद थे, क़याम पज़ीर थे। और ये जो धमाका खेज मवाद है वो कहते हैं 2 माह पहले तकरीबन गेस्ट हाउस में छुपाया गया था, लेकिन उस वक्त इसे इस्माइल हानिया के खिलाफ इस्तेमाल करने का कोई मंसूबा नहीं था। और जब इस बात की तस्दीक हो गई कि वो गेस्ट हाउस में अपने कमरे में मौजूद हैं, तो धमाका खेज मवाद से उनको उड़ा दिया गया, और गेस्ट हाउस को इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर्स चलाता था, और इसकी हिफाजत भी वही करता था। और शुमाली तेहरान के एक आला सतही इलाके में एक बड़े कंपाउंड का यह हिस्सा है जिसे निशात कहा जाता है। तो
نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے، جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ ان کی جو لوکیشن ہے وہ واٹس ایپ کال ایک ہے، اس کے ذریعے ان کی لوکیشن لیک ہوئی ہے، اور جب وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے تو اس وقت ان کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس ہو گئی اور اس کے بعد ان کو نشانہ بنا دیا گیا۔ بہرحال یہ ایک ایران کی طرف سے، ایران کا جو ہے بہت بڑا فیلئر ہے، بہت بڑا فیلئر ہے، اس کو جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں، اور ایران اس کا بدلہ پاکستان سے لے رہا ہے، اور چونکہ پاکستان نے پہلا جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا اور اس میں اور بعد میں بھی اس بات کا اس طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جو ٹائمنگز ہیں اسماعیل ہانیہ کے قتل کی، یہ بہت میننگفل ہیں، معنی خیز ہیں، اور ایک ایسے وقت میں، اور اس میں پہلے اسرائیل کا نام لیا اور اس کے بعد اسرائیل کا نام کاٹ دیا پاکستانی دفتر خارجہ نے، لیکن ایران نے پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے، گو کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ایران نے اس پہ بیان داغا اور جس کا پھر دفتر خارجہ نے جواب دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا یہ بیان غیر ضروری ہے اور ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت ہے۔ یہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک طرف تعلقات میں خوشگواری اور در پردہ جو ایک ٹینشن ہے وہ موجود ہے۔ بہرحال ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ مسلسل، ان کو پہلے جتنا انہوں نے کھیلنا تھا کھیل لیا، اور ان کو انہوں نے جتنا نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، کیونکہ پاکستان کا جو اس وقت سیاسی بحران ہے اس کا 80% کیونکہ الیکشن کے وقت، الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کا سیاسی بحران ختم ہو جانا تھا اور پاکستان میں ایک مستحکم حکومت آنی تھی، لیکن قاضی صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، بلے کے نشان کے ساتھ اور جو کیا وہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر جو الیکشن میں جو دھاندلی ہوتی رہی، رگڈ الیکشن ہوتے رہے، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہی، تو قاضی صاحب بالکل خاموش رہے، یہاں تک کہ شہید ارشد شریف کے قتل کا کیس جو ہے اس کو بھی قاضی صاحب نے خراب کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو کیس لگایا نہیں 10 مہینے، اور 10 مہینے کے بعد لگایا بھی تو ایسے طریقے سے لگایا کہ اس میں بے ضابطگیاں، اور ایسے لگا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ قانون کو، آئین کو اور بائی پاس کر کے یہ خفیہ طریقے سے یہ کیس لگوایا گیا، جس کی طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پھر اوپن کورٹ میں بڑے مہذب انداز میں کہا کہ شاید یہ غلطی سے ہمارے پاس آ گیا ہے یہ کیس، حالانکہ یہ کیس لارجر بینچ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو آرڈر بنایا، کورٹ آرڈر، اور وہ کیس ریفر کر دیا ججز کمیٹی کو، تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے، کیونکہ 2 آنریبل ججز موجود ہیں، اویلیبل ہیں، جو کہ شہید ارشد شریف کا کیس سن چکے ہیں، 3 ریٹائر ہو چکے ہیں، 2 موجود ہیں، اسی لیے ججز کمیٹی کا پھر اجلاس ہوتا ہے جی، اور اجلاس میں حیران کن طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بضد رہے کہ جناب یہ کیس جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں فل بینچ کے سامنے، 3 ممبر بینچ کے سامنے رکھا جائے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی رائے مختلف تھی، جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی اسی رائے کو اہمیت دی، اور دونوں ججز کمیٹی 3 ججز پہ مشتمل ہے، چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز، لہذا 2-1 سے یہ فیصلہ ہوا، اور جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ 5 ممبرز بینچ کے پاس جانا چاہیے یہ کیس، اور پھر انہوں نے جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں یہ نیا بینچ تشکیل دیا ہے، اور اس میں باقی آنریبل ججز میں جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس اطہر من اللہ بینچ میں شامل ہیں، اور ان میں 2 آنریبل ججز وہی ہیں جو پہلے کیس سن چکے ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر، لہذا یہ ایک معاملہ تو ہو گیا حل۔ اب یہ 5 ممبرز بینچ سنے گا شہید ارشد شریف کا کیس، اور یہ سنے گا سپٹمبر میں جب موسم گرما کی تعطیلات ختم ہوں گی، اور اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا اضافہ ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے یہ اب کیس جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ قاضی صاحب، اب میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کو اب رخصت ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ جس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں اس طرح کا تصور کم از کم ایک آنریبل چیف جسٹس سے متوقع نہیں ہے، اور انہوں نے بہت ہی ایک غلط کام کیا اور مسلسل کر رہے ہیں، اور چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ہوگا، اور مسلم لیگ نواز کو آپ نے فیور دینی ہوگی، بالکل دیں، لیکن
शहीद अरशद शरीफ का मामला और बुनियादी इंसानी हकूक का मामला, एक कत्ल का मामला, सीनियर जर्नलिस्ट का कत्ल, उसमें भी अगर आप इस तरीके से मुबैना तौर पे 2 नंबरी करेंगे तो फिर पकड़े तो जाएंगे। तो बहरहाल ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं जी इमरान खान साहब की तरफ, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत ही दो टोक अंदाज में बात की है। उन्होंने कहा जी फौज और अवाम, इनमें से फौज और अवाम एक हैं और इस वक्त अवाम और फौज को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौज अवाम के बगैर कुछ नहीं, अवामी सपोर्ट होगी तो फौज तगड़ी फौज होगी। और उन्होंने कहा कि इस वक्त 90% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के माबैन भी कोई लड़ाई नहीं बनती और ना ही कोई लड़ाई होगी, क्योंकि फौज के साथ मैं हूं और फौज अवाम के साथ है, अवाम मेरे साथ है, लिहाजा इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और किसी किस्म का कोई झगड़ा भी नहीं होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और उनकी ये दूरियां नाकाम होंगी। इमरान खान साहब ने कहा जी कि नंबर 1 ये कि अब एनआरओ नहीं मिलेगा। अब ये एनआरओ मुझसे मांग रहे हैं और एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि एनआरओ नहीं मिलेगा और जो पहले गलती हो गई वो हो गई। अब ऐसी कोई गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। अब दूसरा एनआरओ ये लेना चाहते हैं जिससे हम नहीं मानेंगे। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इनफैक्ट सूरत हाल ये है कि ये लूट मार का सारा चक्कर है और मैं किसी भी सूरत में लूट मार को नहीं सपोर्ट कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इनके साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं मैं बैठूंगा। उसकी वजह उन्होंने बड़ी क्लियर बताई। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत को जायजियत हासिल नहीं है, ये एक नाजायज हुकूमत है और इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी के नतीजे में मारज़ वजूद में आई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि एक तस्वीर उनकी बन जाए मेरे साथ या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि जनाब मुज़ाकरात शुरू हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये तस्वीर मैं इनको नहीं दूंगा, क्योंकि ये चाहते ये हैं कि एक दफ़ा हम किसी भी तरीके से प्रेशर डाल के हम किसी भी तरीके से इनके साथ आके बैठ जाएं और जब आके बैठ जाएं तो ये कहेंगे कि देखें जी कल तक ये तो कहते थे कि हमारा मैंडेट इलेक्शन जो चोरी का मैंडेट है इलेक्शन चोरी का है और नाजायज हुकूमत है, आज ये हमारे साथ आके बैठ गए हैं, इसका मतलब है इन्होंने हमारा मैंडेट तस्लीम कर लिया है। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी को ये कहा कि आप एक ग्रैंड अलायंस बनाने की तरफ जाएं और अपोजिशन जमातों को जमा करें, जितनी भी लाइकमंद जमातें हैं उनको जमा करें और जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं उनसे भी बात करें, क्योंकि वो भी इनसे नाराज हैं और वो भी इनसे मुतमईन नहीं हैं। ये बात मुझ तक भी पहुंची है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात की जाए तो वो बताते हैं कि जनाब इमरान खान एक हकीकत है और पाकिस्तान तहरीक जो फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्त देने का, ये फैसला बिल्कुल अब इस पे अमल होना चाहिए और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देनी चाहिए, उनका मैंडेट तस्लीम कर लेना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसे मानना चाहिए। और इस महाज आराई में नून लीग के अलावा बाकी जमातें अभी तक रिलक्टेंट हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बिल आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की जा रही है उसमें पीपल्स पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं थी, JUI ने वोट नहीं दिया। इसका मतलब है ये सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन जो है ये बिल है ये नून लीग का बिल कहलाएगा, उसमें पीपल्स पार्टी अपने आप को दूर कर रही है और JUI भी उन्होंने दूर कर लिया है। अब इसको आज चूंकि 2 तारीख है, आज इन्होंने कौमी असम्बली में ये बिल पेश करना है, पीपल्स पार्टी अपोज कर रही है और अंदरून खाना ये सारी जमातें कह रही हैं कि ऐसा मत करें और अपने मफाद के लिए पार्टी मफाद के लिए पूरी हुकूमत को इदारों से मत टकराने दें, क्योंकि फुल कोर्ट का फैसला है, इसकी तरफ ना जाएं। तो बहरहाल देखना है आज इस जानिब क्या पेशरफ्त होती है, क्योंकि नून लीग पूरी कोशिश करेगी आज का ये बिल जो है वो मंजूर करवाया जाए और ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावट खड़ी की जाए, जबकि हकीकतन ऐसा होना नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।